So yesterday we studied about the structure of Indian economy, and we learned that any economy, it is divided into different sectors according to the economic activities. So generally we divide any economy in three sectors: primary sector, secondary sector, tertiary sector. There is another sector called quaternary sector. देखिए ये नंबर के अनुसार इनका नेमिंग किया गया है। नंबर 1 जो है तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकंड है तो सेकेंडरी हो गया, थर्ड है तो टर्सरी हो गया, एंड फोर्थ इज कॉल्ड क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, तो उसको हम अब क्वाटरनरी सेक्टर हमेशा अभी आपने नहीं देखा, यहाँ सिर्फ 3 ही सेक्टर दिया हुआ है। हाँ लिख सकते हैं। टर्सरी सेक्टर के बाद आप लिख सकते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। QUARTERY NARY। हाँ 1 मिनट। क्वाटरनरी NARY, क्वाटरनरी सेक्टर। तो ये अभी नहीं दिया गया है। क्वाटरनरी सेक्टर में जो है ऐसी सर्विसेज आती हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है, लाइक कंसल्टेंसी, कॉल सेंटर। हाँ कंसल्टेंसी खाली आप लिख दीजिए, कंसल्टेंसी, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, यस यस। हाँ यही तो लिखिए अभी। तो ये जब हम एडवांस स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स का तब पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 सेक्टर्स में ही बांट लेते हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो मैंने बताया जैसा कि प्राइमरी सेक्टर जो नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज, उनको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, लाइक हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। बट माइनिंग आज के समय का नहीं, जो हमारा यहाँ का माइनिंग अब है उस माइनिंग को नहीं। जो अफ्रीका वगैरह में होता है माइनिंग, आज भी बैकवर्ड कंट्रीज में होता है कि वो बस निकाल के माइंस से मिनरल्स को और बेच देते हैं सीधे, डायरेक्टली दे सेल इट। सो दैट टाइप ऑफ माइनिंग, जैसे कोल माइनिंग है ना, कोयला को निकाल के बेच दिया जाता है। तो उस तरह के मिनरल्स को जहाँ, लेकिन अब क्या है, सभी देश लगभग जो थोड़ा डेवलप हो चुके हैं तो वो डायरेक्टली नहीं बेचते हैं, बल्कि उनको साफ सफाई करके बेचते हैं। अपने यहाँ भी उसमें उस रॉ मिनरल्स को प्रोसेस किया जाता है, तो इसलिए अब वो प्राइमरी में नहीं आता है। तो माइनिंग को कहीं देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, कहीं उसको सेकेंडरी में दे दिया जाता है। माइनिंग एंड क्वारिंग बोलते हैं, एक चीज़ है क्वारिंग, पत्थर तोड़ने का काम। आप देखते हैं बहुत जगह पत्थर जो है वो, उसको एक मशीन होती है उसमें तोड़ा जाता है।
तो वो धीरे धीरे छोटा पत्थर होते जाता है और उन छोटे पत्थरों को अलग अलग काम में यूज़ किया जाता है, सड़क बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। तो उसको कहते हैं क्वारिंग। लिख लीजिए QUA डबल R YING, क्वारिंग। ये पत्थर तोड़ने की जहाँ पर जो मशीन होती है, पत्थरों को तोड़ा और बेचा जाता है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उन पत्थरों को। वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो उनको रेलवे ट्रैक्स पर भी बिछाने का काम आता है, बड़े पत्थरों को। छोटे पत्थर जो गिट्टी, इट इज ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इनटू स्टोन्स एंड पेबल्स एंड ग्रेवल। पत्थर तोड़ना, पत्थर तोड़ने का मशीन, ठीक है। तो माइनिंग एंड क्वारिंग कहते हैं, ठीक है। तोड़ने का मशीन की तोड़ना, पत्थर तोड़ना कहने का मतलब मशीन से तोड़ा जाता है। मशीन से भी तोड़ा जाता है, नहीं तो पहले तो आदमी लोग भी पत्थर को तोड़ते थे हथौड़े वगैरह से। हाँ, क्वारिंग का मतलब हुआ पत्थर तोड़ने का काम। तो ये जो मैंने बताया, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारिंग एंड फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाना, पेड़ों को काटना, पेड़ से जो भी अपना कुछ जैसे जड़ी बूटी निकालना, फल चुनना, और बहुत तरह के जो फॉरेस्ट में चीज़ें होती हैं। तो ये प्राइमरी एक्ट। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें कहा जाता है, क्योंकि एनिमल्स की देखरेख जो हम करते हैं, एग्रीकल्चर में ही आ जाता है वो भी। सो दीज आर ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज़। कहीं भी किसी भी देश में, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, कहीं भी किसी देश में होगा तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी में ही काउंट करेंगे। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जहाँ हम नेचर से ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, उसको हम किसी भी तरह से उसको प्रोसेसिंग करते हैं या उसका मॉडिफिकेशन करके हम उसको मार्केट में बेचते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडस्ट्रीज। तो जैसे मान लीजिए कि फल है, अब फल का जूस बना के बेचा जा रहा है, या फल का जैम बना के बेचा जा रहा है, या आपके अनाज हैं उनको पॉलिश करके मिल्स में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो या शुगर केन का, जैसे मैंने बताया कि उसका शुगर जो है प्रोसेस करके, सफाई करके और शुगर बना के बेचा जा रहा है। तो इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, यानी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाली इंडस्ट्री हो, या दूसरे जैसे मिनरल इंडस्ट्रीज हो कि जहाँ मिनरल्स को प्रोसेस करके आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स को बेचा जाता है। आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और उनके वो तो इंडस्ट्रीज हो गए। कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब भी आपका आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, मेट्रो, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है। गैस प्रोडक्शन तो आप जानते हैं कि ऑयल गैस पंप्स होते हैं, जहाँ तहाँ जहाँ ऑयल वेल्स के ऊपर से गैस निकाला जाता है, तो वो नेचुरल गैस है चाहे पेट्रोलियम गैस है, तो उसका प्रोडक्शन को भी हम सेकेंडरी एक्टिविटी में काउंट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, थर्मल हो, ठीक है, या न्यूक्लियर पावर हो, या सोलर पावर हो, जैसा भी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इट इज़ ऑल्सो इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं कि जो नेचर से हमें मिली हुई चीज़ें होती हैं, उसको हम प्रोसेस करके और फिर उसको हम मार्केट में एज ए फिनिश्ड गुड, एक फिनिश्ड गुड कहते हैं, मतलब जो एक तैयार माल है, तो एज ए फिनिश्ड गुड हम उसको बेचते हैं। जैसे हमें कंपनियां, देखिए, चाहे बिहार सरकार की हो या प्राइवेट कंपनीज हो, हमें बिजली दे रही है, ठीक है। तो बिजली दे रही है या गैस सप्लाई कर रही है, तो वो गैस हमें कैसे सप्लाई कर रही है? कहीं से वो गैस निकला, उस गैस को जो है स्टोर करके, पैक करके, बॉटल में, गैस सिलेंडर में पैक करके हमें दिया जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेक्टर।
और तरह तरह के इंडस्ट्रीज, चाहे वो छोटे मोटे इंडस्ट्री जैसे कि इंडस्ट्री हो, घरेलू उद्योग भी हो सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कुछ हाथ से सिल के बाजारों में बिकता है, तरह तरह का शोपीस का आइटम, सजाने का आइटम, खिलौने खेलने के आइटम। तो चाहे वो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम या लार्ज इंडस्ट्री, किसी भी तरह का जो इंडस्ट्रीज है तो वो सब आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी हिंदी में विनिर्माण कहते हैं, कुछ बनाना, कुछ बनाना। इसमें प्रोसेसिंग वाले भी आ जाएंगे, जैसे पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर है, हम क्या करते हैं, वुड पल्प लेके उसको प्रोसेस करके उससे पेपर बनाते हैं। शुगर इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है, या जितने भी तरह के इंडस्ट्रीज हैं तो वो हमारे आ जाएंगे आपके सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिस पर कि इंडिया अभी फोकस कर रहा है। ठीक है, मेक इन इंडिया इसलिए लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया। तो वो जो मेक है वो मेक, ये मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का मतलब। तो मेक इन इंडिया यानी इंडिया में बनाओ, इंडिया में बनाओ सारी चीज़ें, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है अभी। सेकेंडरी सेक्टर को हम अपने यहाँ अभी बहुत तेज़ी से डेवलप करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर को, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, देखिए अभी सोलर पावर को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बेस्ड जितने भी व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हों, फोर व्हीलर्स हों, बसेज हों, या जितने भी तरह के, या मेट्रो ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रांसपोर्ट। तो इन सब को जो भी यानी ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे ई रिक्शा, देखिए ई रिक्शा इतना ज़्यादा चलने लग गए, तो ई रिक्शा जो चल रहा है तो उससे क्या हुआ, हमारे देश में जो ई रिक्शा है उसका बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया, प्लांट लग गया बहुत सारा। पहले एक कंपनी शुरू हुई, फिर आज बहुत सी कंपनीज हैं जो ई रिक्शा बना के बेच रही हैं, और लोग, तो ई रिक्शा से क्या हुआ, हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ, लोगों को काम मिला चलाने का, ई रिक्शा चला रहे हैं लोग, और सुविधा भी मिली, लोगों को आने जाने की अपना सुविधा मिल रही है। तो दिस इज ऑल डन, या जैसे मैंने आपको बताया एक स्टेप की कानून बना के कि कर दिया है कि आप सभी टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स में, आपको टू व्हीलर्स में एटलीस्ट हेडलाइट आपको कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा, उसको आप ऑफ नहीं कर सकते। द पर्पज इज, अब कहने के लिए गवर्नमेंट कह रही है डायरेक्टली, क्योंकि लोग भड़क जाएंगे कि हमारा बैटरी खर्च हो रहा है भाई नेसेसरी, हम क्यों दिन में जलाएं, हमारा बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगा। बट द इनडायरेक्ट पर्पज इज टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बैटरी। और बैटरी जब ज़्यादा खर्च होगा तो बिकेगा ज़्यादा, और बिकेगा ज़्यादा तो बनेगा ज़्यादा। अब ये अलग बात है कि बाहर की कंपनीज यहाँ आके, जैसे मेरे सामने रखा हुआ है टेस्ला पावर यूएसए का, क्योंकि टू व्हीलर के लिए हमने बैटरी लिया है, और पहले एक साइड का बिक रहा था, वो बोले हीरो वाले कि नहीं टेस्ला का सर बहुत बढ़िया है, टॉप में है, यही इसको लगाइए, हम लोग इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक साइड से भी बेहतर है। एक साइड जो है 1.5 साल की वारंटी देता है, ये 2 साल से ज़्यादा की वारंटी देता है। तो अब ये अलग बात है कि बैटरी बेचना चाह रही है सरकार, इंडिया में बना हुआ एक साइड ऐसे कंपनियों का, लेकिन अब वो बाहर से कंपनी आके बेच रही हैं। अब लोग तो जिसका, या कंपनीज भी, मैं तो बोला कि एक साइड का दे दीजिए, पर बोला हीरो वाला कि नहीं सर यही बढ़िया है, इसी को लीजिए। तो द थिंग इज कि भाई कंपनीज या जो भी कोई यूज कर रहा है उसे जो बेहतर टेक्नोलॉजी मिलेगा उसी को यूज करेगा। अगर एक कस्टमर को मतलब 18 महीने की जगह 25 महीने की वारंटी दे रहा है तो वो उसी को लेगा। और ये जो है यूएसए से डायरेक्टली आ रहा है, इसलिए कि यूएसए से बन रहा है तो उसका क्वालिटी बेहतर है। तो हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया को हम प्रमोट करें, ठीक है, लेकिन कंपटीशन है, सब जगह की कंपनीज आएंगी और अपना अपना बेचेंगी। तो ये जो मैंने बताया कि कुछ कानूनी कदम उठा के भी किया जाता है। जैसे एक समय मैंने आपको बताया हिस्ट्री में कि अंग्रेजों ने कानून बना के ही हमारे देश को चौपट किया था। उन्होंने लॉ बना दिया था कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा,
यहाँ के लोग जो कच्चा माल बेचेंगे तो उसको कम दाम पे नहीं बेच सकते हैं, उसको ज़्यादा कीमत पर बेचना है, तो वो खरीदेंगे तो सस्ते में खरीदेंगे, लेकिन यहाँ के लोग अगर खरीदेंगे तो उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। और यहाँ के लोग सामान बेचेंगे तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और बाहर की कंपनी उस समय ब्रिटेन की ही थी सिर्फ, बाकियों को तो उन्होंने मार पीट के भगा ही दिया था। तो बाहर की कंपनी अगर बेचेगी तो उसको कम टैक्स था। तो इस तरह से कानून का सहारा लेके उन्होंने हमारी इकोनॉमी को चौपट कर दिया था और अपने फेवर में कर लिया था, ताकि ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज जो थे उनको फ़ायदा होता रहे। देखिए यहीं से वो आ गया नेचर जो है हमारे पॉलिटिक्स में, कंपनीज को फ़ायदा करने वाली सरकार, वो ब्रिटिश सरकार ही कर रही थी। ब्रिटिश सरकार यहाँ क्यों थी? ताकि ब्रिटेन के बिजनेसमैन को फ़ायदा हो। पहले राजा महाराजा को फ़ायदा करना था, अब वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा करना था, क्योंकि वहाँ की सरकार बदल चुकी थी। पहले वहाँ मोनार्की था, राजा का शासन था, जो कि वहाँ चेंज हो चुका था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ चुकी थी वहाँ। तो उसके बाद वो पार्लियामेंट था, और पार्लियामेंट का मतलब है कि जो वोटर्स थे, और उस समय चूंकि समाज जिस तरह का था तो मेनली वहाँ के बिजनेसमैन लोग का दबदबा होता था। तो अब जो यहाँ सरकार काम कर रही थी भारत में, वो वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रही थी। तो इसीलिए वो जो भी नियम कानून बनाते थे वो वहाँ के बिजनेसमैन के फ़ायदे में होते थे और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला होता था। आज भी यही पॉलिसी चल रही है। मोदी सरकार व्यापारियों की सरकार, व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी जो है इसको पैसा देते हैं वोट करने के लिए। अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड सब आया था, जो स्कीम क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो निकला, इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उसका क्रिटिसिज्म हुआ, वो इनडायरेक्टली बड़ी कंपनियों द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देने का तरीका था, और अब उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता था। तो देखिए कि सारा चीज़ न्यूज़पेपर्स में बहुत दिन तक आया रहा इलेक्शन के पहले। तो चूंकि ये बने ही ऐसे, मुख्यमंत्री ही बने मोदी ऐसे कि अंबानी से उस समय इन्होंने मांग लिया, बोला भुज में भूकंप आया, इन्होंने अंबानी को बोला कि आप मुझे तुरंत एक प्राइवेट जेट भेजिए, प्लेन भेजिए। अंबानी ने भेज दिया और प्लेन लेके पहुंच गए भुज, वहाँ जो पीड़ित थे भूकंप में उनकी मदद करने के लिए। तो जो इतना कवरेज हुआ उसका मीडिया में, उसमें तो यही दिखा कि भाई नरेंद्र मोदी जो है भाजपा का कोई आदमी है और वो प्लेन लेके पहुंचे हुए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर। बहुत समय के बाद मुख्यमंत्री कोई नहीं पहुंचा था, सबसे पहले नरेंद्र मोदी पहुंच गया था। तो तुरंत आडवाणी ने कहा वाजपेयी जी को कि इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, यही काबिल आदमी है ज़्यादा। तो मुख्यमंत्री जो थे छज्जू भाई पटेल, उनको हटा के केशु भाई पटेल को इनको बना दिया गया। तो सरकार, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सरकार किस तरह काम करती है, जो आज के समय की सरकारें हैं। कि देखिए जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सरकार को, आप देखते ही हैं फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, पैसा देते हैं। हाँ, सरकार बन जाती है तो बाद में वो उनके फायदे के लिए कानून बनाती है, उनको तरह तरह के छूट देती है, उनको फायदा होता है। हाँ हाँ, तो आखिर देखिए, तो कहने का मतलब है वो ब्रिटिश समय से ही चल रहा था। सरकार का काम था ब्रिटिश बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना। तो उस समय वो ब्रिटेन के बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए था, आज अपने बिजनेसमैन या विदेशी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, तो खैर कहने का मतलब था कि अभी हमारा जो फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, ये मोदी का पॉलिसी था, जिसके लिए मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, बहुत तरह का स्कीम जो है लॉन्च किया गया। तो अब यहाँ देखिए, आपने समझ गए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर फिर कहते हैं जो हेल्पिंग सर्विसेज होते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करने वाले सर्विसेज होते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ट्रेडिंग।
इंफॉर्मेशन, ये सब जो है जो कि उसकी मदद करते हैं उसके बिजनेस में, उसके काम काज। तो इसको टर्सरी आप सर्विसेज सेक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विस बेसिकली इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई गुड्स नहीं दिया जाता है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। बैंक जाते हैं, वहाँ पैसा मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस मिलता है, जो है इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन में आपका सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रेडिंग में आपके गुड्स का ट्रेडिंग होता है, खरीद बिक्री होता है। तो इसको हम सर्विसेज सेक्टर या टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि किसी भी जगह की इकोनॉमी को हम स्टडी उसके और उसका स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि वहाँ प्राइमरी सेक्टर में क्या एक्टिविटीज़ होता है, सेकेंडरी सेक्टर वहाँ एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है कि नहीं होता है, और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या वहाँ एक्टिविटीज़ होता है या नहीं होता। तो ये बेसिक कंसेप्ट अभी हमारे लिए समझना जरूरी है। आगे हम एडवांस कंसेप्ट्स को समझना होगा, तो उसके लिए इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी को हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। इसमें हर तरह की सर्विस आती है, जो सेवा दिया जाता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सो नाउ वी कैन सी with the help of a table we can understand the contribution of all these sectors in national income। अब हम जो है इन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नेशनल इनकम। अभी हम इसको डिटेल में नहीं देखे हैं, हम बस इतना समझ लेते हैं कि जैसे हमारा इनकम पर्सनल इनकम होता है, वैसे ही देश का जो इनकम होता है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, देश का जो इनकम होता है, और इनकम किससे होता है? जो भी काम काज का हमें वैल्यू मिलता है या सामान का जो हमें वैल्यू प्राइस मिलता है, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो वो हमें इनकम हो जाता है। तो देश का जो इनकम होगा वो नेशनल इनकम। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक टेबल हमें दिया जा रहा है कि जिसमें हम हमारे देश के अलग अलग सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, नेशनल इनकम में। तो टेबल 1.1 को देख सकते हैं। सेक्टर फर्स्ट कॉलम इज द डेटा फॉर 1901, सेकंड कॉलम इज डेटा फॉर 1947 जब हम आज़ाद हुए, और थर्ड कॉलम है 2007 का, आज़ादी के 60 ईयर्स के बाद क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। तो हम 1901 का देखते हैं। पहले हम देख सकते हैं कि हमारे देश की यहाँ बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। उस समय का जो भी इंडिया का डेटा था, तो 1901 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था लगभग 63.6, मान ले रफली 64%। 64% सेकेंडरी सेक्टर का था। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर का 64%, यानी आप समझ सकते हैं कि जो 2/3 कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर से था। 2/3 का मतलब 66% होता है, तो लगभग 66% था। मतलब कि 2/3 कंट्रीब्यूशन 1900 में सिर्फ एग्रीकल्चर से था, यानी एग्रीकल्चर ही ज़्यादा फेमस था, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग का 13%, यानी था, ठीक ठाक था। और टर्सरी सेक्टर का था 23% या 24% लगभग, यानी लगभग एक क्वार्टर, 1/4। 1947 में फिर हम देखते हैं आज़ादी के समय प्राइमरी सेक्टर हो गया 59%, यानी 5% घट गया, यानी घटा, एग्रीकल्चर का परसेंटेज घटा। सेकेंडरी सेक्टर का हो गया 14.3%, यहाँ हम देख रहे हैं कि बढ़ा, यानी इंडस्ट्रीज बढ़े। और टर्सरी सेक्टर का देख रहे हैं कि ये भी बढ़ा, 24 से 27% हो गया। तो ये बढ़े, यानी प्राइमरी सेक्टर का घटा एग्रीकल्चर और बाकी दोनों बढ़े।
आज़ादी तक। आज़ादी के बाद फिर देखते हैं 2007 में अगर डेटा हम देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का हो गया 22%। पहले था 64, फिर हुआ 58 या 59 और फिर उससे घट के आ गया 22। मतलब कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा घटा है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटा है, इसको हम समझेंगे, बताएंगे क्यों घटा, कैसे घटा है। सेकेंडरी सेक्टर जो है 14% से हो गया 22%, यानी ठीक ठाक बढ़ा है। और टर्सरी सेक्टर जो है ये 27 से हो गया 56%, डबल से भी ज़्यादा हो गया टर्सरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर। तो ये जो है टेबल तो यहाँ हमें सिर्फ डेटा बता रहा है। टोटल इनका 100% होता है, यानी तीन ही सेक्टर में हमारे इकोनॉमी को हम बांट रहे हैं फिलहाल। तो उसमें 64, उसमें प्राइमरी सेक्टर आज 2007 का जो डेटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी का बराबर है लगभग 22% और टर्सरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर का जो है वो है 56%। प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के भी उससे ज़्यादा है टर्सरी सेक्टर। इसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हुआ। तो इसमें देखिए फिर लिखा जा रहा है कि टेबल 1.1 makes it clear that during independence the primary sector contributed 58.7%, which is now only 22%. The secondary sector contributed 14.3% in 1947, now has increased up to 22%. The contribution of tertiary sector in 1947 was 27%, which is 56% now. This means that post-independence, India is gradually moving with prosperity towards strategic development. इस लाइन का मतलब हुआ कि इससे, इस टेबल को देख के हमें पता चलता है कि आज़ादी के बाद जो भारत है वो धीरे धीरे विकास की ओर, संपन्नता की ओर, प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता, अमीरी कह सकते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी की ओर चल रहा है टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजिक मतलब एक प्लान करके, प्लान्ड डेवलपमेंट। तो एक प्लान करके डेवलपमेंट हो रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारा टर्सरी सेक्टर काफ़ी डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, लेकिन उतना नहीं डेवलप किया है जितना टर्सरी सेक्टर किया है। तो इसीलिए अब इससे आप देख के समझ सकते हैं कि क्यों जो है नरेंद्र मोदी जी का ध्यान सेकेंडरी सेक्टर पर है। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया है, जबकि टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, और टर्सरी सेक्टर का भी ये जो ग्रोथ है, मैं बताऊं कि इसमें एक तो मेजर कंट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का। दुनिया भर में हमारे आईटी प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर या उससे जुड़ा हुआ जो भी कंप्यूटर आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका बहुत मांग है। इंडिया के लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इस वजह से टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है, लेकिन एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट तभी होता है। देखिए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट तब होता है जब प्राइमरी सेक्टर का धीरे धीरे घटता जाता है और सेकेंडरी सेक्टर पहले डेवलप होता है। सेकेंडरी सेक्टर ठीक ठाक डेवलप होने के बाद फिर वो थोड़ा कम होता है और टर्सरी सेक्टर फिर ग्रो करता है, और टर्सरी सेक्टर फिर ग्रो करने के बाद फिर क्वार्टरनरी सेक्टर ग्रो करता है। इस तरह से जब एक फेज में चलता है तो वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ होता है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर तो हमारा था अच्छा पहले से, सेकेंडरी ग्रो नहीं किया पूरा, थोड़ा सा ग्रो किया, और उसके बजाय टर्सरी ही हमारा तेजी से ग्रो कर गया। तो सेकेंडरी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर।
तो जिसके कारण कई नुकसान सहने पड़ते हैं। इसीलिए अभी जो है फोकस किया जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर पर, यानी इंडस्ट्री सेक्टर पर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसीलिए आप देखिए इतनी ज़्यादा सड़कें बनाई, आप देख सकते हैं सड़कें बनी पूरे देश में। सड़कें अभी क्या हो रहा है, सरकार का ध्यान एक सड़क पर है और दूसरा आपके इन पर है, कंस्ट्रक्शन पर, बिजली। खैर, सड़क तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, पूरे देश में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो सड़क बन रहा है, चाहे वो मकान बन रहा है, चाहे वो पुल बन रहा है, चाहे मेट्रो बन रहा है, चाहे एयरपोर्ट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है वो डेवलप हो, और साथ ही साथ सड़कें बनने से, अच्छे पुल बनने से, मेट्रो बनने से हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम आगे समझाएंगे, वो डेवलप होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है, नींव होता है डेवलपमेंट का। जैसे एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए आप जानते हैं कि एक अच्छा फाउंडेशन होना जरूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, जितना बढ़िया बेहतर फाउंडेशन होगा, उतना ही बढ़िया बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी का फाउंडेशन होता है, सपोर्ट होता है, जिस पर कि इकोनॉमी चलती है, बढ़ती है। अगर इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ, सड़क, रेलवे लाइंस, बिजली, पावर। तो आखिर इंडस्ट्रीज काम किस पर करते हैं? इन्हीं पर करते हैं। सड़कें ठीक रहेंगी तो गाड़ियां चलेंगी, ट्रांसपोर्ट होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तेजी से कामकाज होगा। बिजली रहेगी तो तेजी से हर तरह का कामकाज होगा, मशीनें चलेंगी, आदमी काम करेगा, कंप्यूटर चलेंगे, फैक्ट्री चलेंगी, गाड़ियां, सब चीज चलेंगी। तो इन्हीं पर डिपेंडेंट होती है सारी चीजें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो सारे इंडस्ट्रीज अपने आप तेजी से काम करेगा, लोग तेजी से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट। तो आज इसीलिए देखिए हर जगह अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं। अच्छी सड़कें बनने से लोगों का मूवमेंट बढ़ गया है, गुड्स का मूवमेंट बढ़ गया है, हर जगह तेजी से चीज़ें अवेलेबल हो रही है, टाइमली अवेलेबल हो रही हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल हो रहा है। तो उससे इकोनॉमी का स्पीड बढ़ रहा है, डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। तो देखिए आज मैं कल पटना का एक टूर कर रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा इतने सारे पुल वगैरह, पुल, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड्स बना दिए गए हैं पटना में कि मतलब समझ में नहीं आता। हम ही लोग को पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ जाना है तो कैसे जाए। अब ऐसा क्यों किया गया? कभी लगता है कि अरे इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं था, इतना पुल, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर सब बना दिया है। आखिर क्यों बनाया सरकार ने? मैं कल सोच रहा था तो मेरे दिमाग में आता है साल 2002, जब दिल्ली में एक साथ 55 फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। 55 फ्लाईओवर्स बनाने का काम एक साथ शुरू हुआ था दिल्ली में। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, मैं दिल्ली में ही था, और मैंने देखा कि 55 फ्लाईओवर्स एक साथ। ऐसे जनरली क्या होता है, 1, 2, 3 फ्लाईओवर का काम शुरू होता है, कहीं फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ, पुल बनना शुरू हुआ, लेकिन एक साथ 55 फ्लाईओवर बनाने का काम पूरी दिल्ली में। और साथ ही साथ मेट्रो का काम शुरू हुआ था उसी साल। मेट्रो बनना भी शुरुआत 2001-2 में हुआ था। तो वो जो डेवलपमेंट था वो एक बेहतर दिल्ली का नींव रखा जा रहा था। और उन फ्लाईओवर्स के बनने से इतना बेहतर हो गया दिल्ली का ट्रैफिक। जो पहले ट्रैफिक जाम की समस्या से पूरा दिल्ली फंसा रहता था, पूरे दिल्ली में उस समय सिर्फ ट्रैफिक जाम होता था, इतना टाइम लगता था कहीं से कहीं जाने में। और हमारा एक कलीग था, वो बोलता था अपने बचपन का याद करके कि दिल्ली में हम लोग जाते थे, सुबह से अगर सफ़ेद शर्ट पहन के साफ सुथरे नहा के निकलते थे
तो शाम को जब घर वापस आते थे तो अगर पोंछते थे चेहरा तो कालिख जैसा पूरा रुमाल में लग जाता था, या पूरी कालिख जैसा पूरे शरीर पर होता था। इतना पॉल्यूशन का बात था, पॉल्यूशन ऐसा होता था। बहुत सारी डीजल गाड़ियां थी, आसपास में फैक्ट्रीज थी, पेट्रोलियम प्लांट, रिफाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें थी, इंडस्ट्रीज थी, जिसके कारण पॉल्यूशन इतना होता था। उसी के बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था, ऑर्डर दिया था कि सारा पॉल्यूशन को कम किया जाए, बंद किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को दिल्ली से बाहर जाने को कहा गया, और गाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां थी उनमें कहा गया कि आप डीजल गाड़ियों को हटाइए। और तब सीएनजी का वहाँ ऑर्डर किया गया था कि सीएनजी को अपनाया जाए, टेक्नोलॉजी को। और सीएनजी जो पहले की ऑटो आए सारे सीएनजी वाले, डीजल वाले हटाए गए सारे। और नहीं नहीं नहीं, वो हटा ही दिया जाता है सीएनजी किट ऐसे, लेकिन उसमें नहीं लग पाता है। तो वो डीजल की गाड़ियां को बेचा गया, हर मतलब बाहर आप कहीं भी भेज दीजिए, दिल्ली में नहीं रहेगा। और सीएनजी की ऑटो को कंपलसरी कर दिया गया कि सीएनजी का ही ऑटो चलेगा। और बस हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। सीएनजी का किट होता है, वो लग जाता है तो फिर सीएनजी से चलने लगता है गाड़ी। तो हाँ हाँ किट लगवाया है, नया में तो फिर अब वो सीएनजी उसका वर्सन आने लगा है सभी गाड़ियों का। तो वो अलग अलग रेट है, 15,000 से स्टार्ट होके गाड़ी के अनुसार डिपेंड करता है, 30-40 हज़ार तक जाता है, जैसा कार वैसा उसका, या जितना बड़ा साइज। तो ये जो है आपका मतलब 10,000, छोटी गाड़ियों में 10,000 से भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है। सो सीएनजी ऑटो आए, फिर सीएनजी बसेस आए, इंडस्ट्रीज़ को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया गया, और इस तरह से हमने ग्रीन दिल्ली की शुरुआत की, जो काफ़ी फिर चेंज आया था, दिल्ली साफ हो गया था। तो और दिल्ली का डेवलपमेंट, मेट्रो के आने से काफ़ी पोल्यूशन कम हुआ, बसेज पर डिपेंडेंस कम हुआ लोगों का, मेट्रो यूज़ करने लगे लोग बहुत ज़्यादा, और आज तो मेट्रो में ही सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और मेट्रो का नेटवर्क जो एक लाइन से शुरुआत हुआ था, मैंने वो भी देखा है कि जब मेट्रो एक लाइन चलती थी और उसमें गिने चुने लोग बैठे होते थे, हर कंपार्टमेंट में 4 से 5 लोग बैठते थे, बस कोई बैठता ही नहीं था। लोग समझते थे कि अरे ये महंगा है, थोड़ा सा रेट बस से ज़्यादा था थोड़ा सा, लेकिन ऑटो से तो काफ़ी सस्ता था। और उसमें चूंकि वो लोग समझते थे अरे वीआईपी है ये, इसमें हम लोग नहीं जा सकते हैं ऐसा समझ के, तो लोग बैठते नहीं थे उसमें, खाली रहता था पूरा मेट्रो, खाली चलता रहता था, 2-4 लोग बैठते थे, ऑफिसर्स वगैरह बैठते थे, या कुछ स्टूडेंट्स बैठते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से शुरू होता था। और वहाँ से आज देखिए कि मैं देख रहा था अभी मेट्रो का मैप 2-3 दिन पहले, तो इतने कलर के रूट्स दिखाए, अलग अलग रूट को कलर से दिखाया जाता है, वाइट, येलो लाइन, रेड लाइन, वायलेट लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन, मैजेंटा लाइन, अब तो कलर्स कम पड़ जा रहे हैं। तो पहले एक से शुरू हुआ था येलो लाइन से, फिर रेड लाइन हुआ जो कश्मीरी गेट से आती थी, और ब्लू लाइन, फिर बहुत सारे शुरू होते गए, और पूरी दिल्ली और दिल्ली का सबर्बन एरिया, यानी कि वो दिल्ली से आगे नोएडा, गाज़ियाबाद, इधर फरीदाबाद, पलवल, हर गुड़गांव, हर जगह तक, बागपत, मेरठ, आज मेरठ तक पहुंच चुका है, जो दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर से दूर है। तो इतना ज़्यादा फैल जाना, और लोग जो है आप देखिए कि ऐसे पैक हो जाते हैं मेट्रो में, लगता है कि जैसे जो है जानवरों को पैक कर दिया जाता है, कि कभी कभी गाड़ी का ये बंद नहीं होता है दरवाज़ा, लोगों की ज़्यादा भर जाने, फिर लोगों को निकालना पड़ता है कि कुछ निकलिए भाई, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। जब तक दरवाज़ा बंद नहीं होता है वो चलती नहीं है मेट्रो। तो जब ज़्यादा लोग भर जाते हैं और दरवाज़ा बंद नहीं हो पाता, इतना हाल बुरा रहता है पैक करके, तो फिर लोगों को निकाला जाता है कि निकल जाइए। तो इतना लोगों ने, जो एक समय कोई बैठता नहीं था, और आज इतने लोग बैठ रहे हैं कि मतलब उस पर भेड़ बकरी की तरह पैक हो जा रहे हैं, क्योंकि उसकी सर्विस इतनी लाजवाब है। और सर्विस का मतलब मेन क्या है, ऑन टाइम। ऑन टाइम, जिसको पहले ट्रैवल करने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगता था, वो हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट, आधे घंटे में पहुंच जा रहा है।
ऑन टाइम। ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली की, ट्रैफिक में लोग फंसे रहते थे। अब इंतजार हो रहा है भाई, अब पहुंचा, अब ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कब आएगा। और मेट्रो से हो गया कि ऑन टाइम, आपको 7:10 में पहुंचना है तो आप 7:10 में पहुंच जाएंगे वहां। तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती गई मेट्रो का रेट सस्ता होता चला गया। जिस जगह को जाने में आपको टैक्सी से 400-500 लग जाएगा, मेट्रो मात्र 50 रुपये में पहुंचा देता है, और ऑन टाइम आप पहुंच जाते हैं। तो इतना ज़्यादा, और इसीलिए दिल्ली में जब इतना पॉपुलैरिटी देखा गया तो इसको इंडिया के 25-30 शहरों में आज चल रहा है मेट्रो का काम। 6-7 शहरों में शुरू हो चुका है मेट्रो, और बाकी जगह भी काम शुरू है। तो उसी तरह जैसे उस समय फ्लाईओवर्स बने थे दिल्ली में, और उसके कारण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था दिल्ली का, आज उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि पटना में इतने फ्लाईओवर्स जगह जगह बनाए गए हैं, और जिसके कारण आज ट्रैफिक का कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है पटना में। तो ये जो है कहीं ना कहीं, जो इतने अभी पटना में फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, मेट्रो बनाया जा रहा है, रोड्स अच्छे हर जगह हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पटना और बिहार का एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का फाउंडेशन रखा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो बिहार, मैंने आपको बिहार का एग्जाम्पल दे दिया, इसको दम ध्यान में रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको या इंटरव्यू में बोलना होगा तो वहाँ ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। जो मैंने आपको दिल्ली और पटना का एग्जाम्पल दिया, ये है स्ट्रैटेजिक, यानी स्ट्रैटेजी बना के, प्लान बना के डेवलपमेंट करना कि किस तरह से हम चाहते हैं भविष्य में। सो नाउ तो वी हैव स्टडीड, और मैंने आपको कहा कि जैसे मोदी जी ने अभी बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट की उन्होंने स्लोगन दिया कि आप जो भी बनाइए, खाली बनाना नहीं है, ऐसा सामान बनाना है कि जिसका, जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी से compete कर सके। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, यानी जिसका साइड इफेक्ट्स ज़ीरो हो, और ज़ीरो डिफेक्ट, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। उन्होंने ये स्लोगन दिया मेक इन इंडिया के लिए, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। पहला जो ज़ीरो इफेक्ट है, वहाँ साइड इफेक्ट, मतलब उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव नहीं होने चाहिए। और ज़ीरो डिफेक्ट, यानी उसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, सामान के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा सामान बनाइए कि जो टॉप कंपनीज के तरह बराबर हो क्वालिटी में, तो लोग अपने आप हाथों हाथ खरीदेंगे। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई जो वर्ल्ड की कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज अपने अपने फील्ड में, हमारा प्रोडक्ट जो है उससे बहुत कम क्वालिटी का होता है, बहुत ही कम। कुछ कंपनीज हैं जो आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के लगभग पहुंच रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी अपना मार्केट पकड़ लिया है। लेकिन हमें ज़रूरत है बाकी, क्योंकि हमारी कंपनियों का पर विश्वास नहीं है लोगों को। अब आज देखिए कि हमारी जो लीडिंग कंपनी थी फूड प्रोडक्ट्स की, जैसे MDH, एवरेस्ट, जो कि यहाँ का टॉप ब्रांड है फूड प्रोडक्ट्स या स्पाइसेस या तरह तरह की चीज़ें का, फूड बेस्ड, उसको बैन कर दिया गया USA में। अभी 1 आध महीने की बात है। इनके ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स को USA में बैन कर दिया गया। क्यों? बिकॉज देर वॉज a lot of chemicals, pesticides found in them। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया में इतना टाइट मॉनिटरिंग नहीं है, तो हम लोग उसको सब पैसा ले लेके अलाउ कर देता है। जितना भी चेक करने वाला रहता है गवर्नमेंट का, वो घूस खा के अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग को उतना इफेक्ट पता नहीं भी चलता है क्योंकि हमें आदत है। लेकिन US में जब उसका टाइट स्क्रीनिंग किया गया, चेक किया गया, तो उसमें वो आया गया कि भाई ये जो चीज़ें केमिकल्स हैं इसमें जो हमें अलाउ नहीं हम करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड में नहीं है, तो इट वाज बैंड।
सोचिए MDH और एवरेस्ट जैसे जो है, आज के डेट में इनसे बेहतर एक टाटा ने लॉन्च किया है संपन्न। टाटा संपन्न का जो ब्रांड है वो इनसे बेहतर आ जा रहा है हर तरह का फूड प्रोडक्ट। थोड़ा महंगा होता है लेकिन क्वालिटी उसकी अनमैच्ड है, उसके जैसी क्वालिटी किसी की नहीं है, कोई भी फूड प्रोडक्ट का जो है टाटा ने लॉन्च किया है। तो टाटा एक है जिसने अपना रेपुटेशन मेंटेन किया हुआ इंडिया में, क्वालिटी भी मेंटेन किया है और अपना सर्विस भी मेंटेन किया है। टाटा का कोई मुकाबला नहीं है इस बात। तो टाटा जो भी चीज़ बना रही है वो लगभग हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो इंडिया में पॉसिबल है वो दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में टाटा का काफ़ी बढ़िया, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, बहुत सी चीज़ों में अभी भी वो वर्ल्ड की कंपनीज़ के आसपास नहीं है, उससे काफ़ी नीचे है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वो आज इंडिया में बेस्ट क्वालिटी दे रहा है टाटा। तो टाटा उसमें एक जो है, क्योंकि टाटा ने ही कहीं ना कहीं इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लीड भी किया है। टाटा का बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग बाद में अलग से देखेंगे। देश में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत है तो वो टाटा ने ही किया है। पहला प्लांट लगाया, स्टील प्लांट लगाया, एयरलाइंस स्टार्ट किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना किया जो कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। ये बहुत सारे ये लगाए जो है आपके, जैसे बार्क वगैरह की बहुत सारे हैं जो इंस्टीट्यूशंस की स्थापना किया। खैर चलिए वो अलग से हम लोग जाएंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी बना के डेवलप किया जाता है। जैसे आज मोदी का भी एक विज़न है, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, प्राइमरी सेक्टर पर भी फोकस किया, किसानों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ताकि किसानों को ही बेहतर उसका आउटपुट मिले और किसानों को भी अपना इनकम डबल हो, तो वो ज़्यादा मन लगा के खेती बाड़ी का काम करेंगे, समझेंगे। भाई फ़ायदा होगा तब ना कोई मन लगा के करेगा, फ़ायदा नहीं होगा तो वो तो काम छोड़ देगा उसको। तो किसानों को अगर जो है फ़ायदा नहीं होगा तो वो खेती ठीक से नहीं करेंगे, खेती ठीक से नहीं करेंगे तो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमें खाने की दिक्कत हो जाएगी, अनाज महंगा हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर पर भी फोकस किया, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और टर्सरी सेक्टर का तो चल ही रहा है डेवलपमेंट। तो इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, एक स्ट्रैटेजी बना के इकोनॉमी का डेवलप करना। जैसे अभी बिहार का डेवलपमेंट किया जा रहा है, नीतीश कुमार और जो भी सरकार में हैं लोग। नाउ तो यहाँ हमने देखा, बाद में हम जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, हमने समझ लिया कि कैसे सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन होता है, और वो जैसे जैसे देश का डेवलपमेंट होता है तो वो कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। जैसे आपने अभी देखिए आपके सामने टेबल है 1900 के समय का और 2007 तक का डेटा आपके पास 3 बार का दिया हुआ है, लगभग 40-50 साल के बीच का, 1900 से 1947 और 1947 से 60 साल बाद 2007। तो हम इसमें देखें कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। ये इंडिया में ही नहीं, हर देश में होता है, ये हर देश में होता है और हुआ है जहां भी हुआ है। खैर अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारी इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी अलग अलग टाइप की है। तो इसको हम स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अलग अलग कितने तरह की इकोनॉमीज होते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स होता है, हम जानेंगे। देखिए, द फॉलोइंग The following 3 types are found in the world economy today. दुनिया भर में अगर कहा जाए तो 3 तरह की इकोनॉमी आज हमें देखने को मिलती है। जनरली 3 तरह की इकोनॉमी
मिलती है। मोटे तौर पर ये बांटा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहिए कि बिल्कुल उसका एक एक फीचर हो, ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 3 तरह की इकोनॉमीज हमें दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। नंबर 1 इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट वर्ड किससे बना है? कैपिटल से। कैपिटल का मतलब क्या है? मनी एंड प्रॉपर्टी। मनी एंड प्रॉपर्टी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी यहां पर कहीं ना कहीं मनी और प्रॉपर्टी पर फोकस होता है। आप इस तरह समझ सकते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल से फोकस है, कैपिटल पर फोकस है। तो यहां क्या होता है कि अब देखिए, अब ये कहेंगे कि सर ये इकोनॉमी को किस तरह से हम बांटते हैं या स्टडी करते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया दे दूं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहां प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन कहां होता है? प्रोडक्शन कहां होता है? अगर प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो खेतों में होता है प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कहां होता है? खेतों में होता है। या फिशरीज का बात करेंगे तो वो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में होता है या सी में होता है। फॉरेस्ट का बात करेंगे तो फॉरेस्ट में होता है। और मिनरल्स की बात करेंगे तो माइंस में होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जो मैंने आपको बताया कि नेचर में होता है, चाहे वो फील्ड्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे लेक्स, रिवर्स, सीज हो। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो अगर मिनरल प्रोडक्शन है तो वो अर्थ से होता है, माइन से होता है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रीज से होता है, वो जैसा भी इंडस्ट्रीज है। अगर हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, या हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, कई जगह आपको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी लिखा हुआ मिलता है। कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री एक ही चीज है। घरेलू उद्योग इसको हिंदी में कहते हैं, कहीं कुटीर उद्योग कहते हैं, कहीं घरेलू उद्योग कहते हैं। दोनों का मतलब लगभग एक ही। तो चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज होंगे तो उनका प्रोडक्शन कहाँ होगा? घरों में होगा लोगों के, या झोपड़ियां जहां वो काम होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बाकी इंडस्ट्रीज का कहाँ होगा? जो इंडस्ट्री का फैक्ट्री है, जहां प्रीमाइस होगा, जहां उस इंडस्ट्री का काम होता है, वो फैक्ट्रियों में होता है तो फैक्ट्रियों में होगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज को बांटा गया है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जिससे प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके कंट्रोल में है, उन पर किसका अधिकार है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप समझ गए। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो किसके पास हैं? तो जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसमें जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सब प्राइवेट लोगों के पास होता है, उसके कंट्रोल में होता है, यानी लोगों के। ठीक है, वहां गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होता है, सब प्राइवेट यानी लोगों का होता है, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया आपसे कि जो चाहे वो खेतों की बात करे, चाहे वो इसकी बात करें, मतलब फिशिंग जो होता है, जो भी होता है। अब नदी किसी का होता तो नहीं है, लेकिन नदी में जो फिशिंग हो रहा है तो वो किसका हो रहा है, कौन कर रहा है? फॉरेस्ट है तो उसको कौन कट कर रहा है, या किसके कंट्रोल में है ट्रीज वगैरह। और फैक्ट्रीज की बात करें तो फैक्ट्रीज किसके अंडर में, किसका संपत्ति? मतलब किसके अंडर में? नहीं, मीन्स का मतलब होता है साधन जिससे हो रहा है प्रोडक्शन। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में है, कौन उनका ओनर है, उनका ओनर कौन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का?
कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में जो है जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ओनर जो है प्राइवेट लोग होते हैं, यानी लोग होते हैं, कहने का मतलब पीपल। और प्राइवेट कहने का मतलब है कि वो अपने फायदे के लिए उनका यूज करते हैं, नेचुरल बात है। प्राइवेट से मतलब होता है फॉर वंस ओन इंटरेस्ट। जैसे भाई मेरी खेत है, मेरा खेत है, तो उसमें मैं उपजा रहा हूँ अपने फायदे के लिए, उसका अनाज उगाऊंगा, बेचूंगा, तो उसका पैसा मैं लूंगा, थोड़े सबको बांट दूंगा गांव वालों को। भाई मेरा जिसका जो जमीन है वो अपने फायदे के लिए उगाएगा, वो उसका मालिक है, तो उसका फसल बेचेगा तो पैसा उसी को न जाएगा। अब मेरी फैक्ट्री है तो उसमें जो प्रोडक्शन होगा तो उसका प्रॉफिट तो मेरे ही पास ना आएगा, यानी कि वो फैक्ट्री मेरी है, वो खेत मेरा है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो मेरा है, मेरे कंट्रोल में। समझ गए? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होता है, वो ओनर होते हैं। सरकार के पास ओनरशिप नहीं होता है। समझ गए? यानी कैपिटलिस्ट में सरकार का कुछ नहीं होता है। जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो माइंस की बात हो, चाहे वो फील्ड्स की बात हो, फार्म्स खेतों की बात हो, या फैक्ट्रीज की बात हो, सब कुछ जो है वो लोगों के पास होता है, लोगों का होता है। मतलब अब लोग जरूरी नहीं कि सबका हो, वो कुछ लोगों का हो, जैसे टाटा बिरला ऐसे लोग हैं कि जिनकी सारी फैक्ट्रियां हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो हो वो जरूरी नहीं कि सबका, लोगों का मतलब प्राइवेट पर्सन। अब वो कुछ लोग के पास हो या सभी लोग के पास हो, वो अलग बात है। बट तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन देखेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स own the means of production who use it for their own advantages। समझ में आया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं कि जहां जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ओनर कौन होते हैं? प्राइवेट पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, और वो उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जैसे मैं एक स्कूल स्टार्ट करता हूं, तो वो स्कूल किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी, मैं उसका मालिक हूं। उसको मैं स्कूल को चलाऊंगा तो उससे जो बिजनेस इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, वो किसके पास जाएगा? भाई मेरे पास है। जब मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, तो मैं उसका प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो वो किसको, किसके फायदे में है? मेरे फायदे। हाँ, अलग बात है कि सबका फायदा हो रहा है कि पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर ढंग से पढ़ाई हो रही है तो। लेकिन अगर हम इकोनॉमी में हम सिर्फ पैसों की बात करते हैं, इकोनॉमी में हम फिलहाल पैसों पर, प्रॉफिट, मनी पर फोकस करें, तो उसका जो मनी वाला प्रॉफिट है वो तो मुझे मिल रहा है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। इसी तरह किसी और आदमी का कोई कुछ हो सकता है, कोई उसका कोई ईंट भट्ठा हो सकता है, उसका कोई फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसका जो प्रॉपर्टी होगा उसको, या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको, वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। किसी का कोई होटल है, वो होटल चला रहा है, तो होटल चल रहा है तो उससे फायदा उसका कौन कमा रहा है? वो कमा रहा है। किसी का कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो अपना चला रहा है, उससे फायदा किसको? उसको हो रहा है। तो यानी कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो लोगों के होते हैं, लोगों के ओनरशिप में होते हैं, लोगों के कंट्रोल में होते हैं। गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, या गवर्नमेंट किसी की ओनर नहीं होती है। तो ऐसे जो है इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी वो इकोनॉमी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट लोगों का होता है, यानी पूंजीवादी लोगों का होता है। कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं? एक पूंजीवादी, पूंजीपति, यानी जिसके पास कैपिटल होता है, उसको हम कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन कहते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जहां कैपिटलिस्ट का बोलबाला होता है, सब कुछ कंट्रोल कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है, ऐसे इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में जो है सब कंट्रोल जो है वहां के बिजनेसमैन लोगों के हाथ में होता है, या जो भी
फार्मर्स हैं चाहे बिजनेसमैन हैं, तो वहां सरकार का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत कुछ सरकार का होता है, लेकिन वहां कुछ भी सरकार का नहीं होता है, सब प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है। इसलिए वहां सरकार भी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के मर्जी पर ही चलती है। तो वहां सरकार समझिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का सरकार है, पॉलिटिकल पार्टीज खाली एक दिखावे का होता है। पॉलिटिकल पार्टीज सीधे सीधे फंडिंग पर चलता है, जो पैसा देगा उसके लिए काम करे, जिसने पैसा दिया उसके हिसाब से सरकार चलेगी वहां। तो इसीलिए वहां की सरकार में बिजनेसमैन, कंपनीज, इन सब का बहुत ज्यादा दखल होता है। तो उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या उसको कई बार हम प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं। कई जगह आपको प्राइवेट इकोनॉमी भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब पूरी तरह से वहां हर चीज प्राइवेट है, सरकार का कुछ नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से देश हैं जो कैपिटलिस्ट है पूरी तरह। वहां जो है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी के, वो प्राइवेट लोगों के पास हैं, गवर्नमेंट का वहां कुछ नहीं होता है। तो ये अभी इतना समझ लीजिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसे देशों को कहते हैं जहां जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो भी जहां कुछ बनता है, कुछ पैदा होता है, उस जगह के मालिक कौन होते हैं? आम जनता होती है, लोग होते हैं, कोई भी लोग हो सकता है। वो जैसे मैंने कहा कि खेत हैं, तो छोटे मोटे खेत भी हैं और बड़े खेत भी हैं। छोटे मोटे खेत के मालिक छोटे मोटे किसान हो सकते हैं, बड़े खेतों के मालिक बड़े किसान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई खेत होगा, ऐसा नहीं। उसी तरह इंडस्ट्रीज की बात करें तो छोटे मोटे फैक्ट्री के मालिक छोटे मोटे सामान्य बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक बड़ी बड़ी बिजनेसमैन या बड़े कंपनी हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कोई फैक्ट्री नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई इंडस्ट्री नहीं होगा, सब प्राइवेट लोगों का होगा। तो ऐसे इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें कि एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से यूरोप के देश जो हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अब बहुत से देश हैं, लेकिन इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। एक लोहा पर कुछ था, उसको फेंकना नहीं। Now second type of economy is socialist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में पूंजीवादी इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी शब्द है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखते हैं। हिंदी टर्म भी जानिए, हिंदी में लिखना होगा तो। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब यहां पर वर्ड है सोशल, सोशल का मतलब समाज, सोशलिस्ट समाजवादी। तो यहां देखिए डेफिनेशन समझेंगे। हाँ, ध्यान दे रहे हैं। Socialist economy is the economy in which means of production are owned and operated by the government of the country, which is used for social welfare. देखिए यहां क्या कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच means of production are owned and operated by government of the country. यानी जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सरकार के होते हैं और उसी के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होगा, वहां जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फार्म्स हों, फैक्ट्रीज हों,
या फॉरेस्ट्स हों, वो सब किसके, उनका मालिक कौन होता है? वहाँ की सरकार होती है, और वही उसको चलाती भी है, उसको ऑपरेट भी करती है। और कैसे ऑपरेट करती है? विच इज यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर, जो समाज के फायदे के लिए, समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए यूज किया जाता है? प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट पर्सनल प्रॉफिट के लिए। भाई टाटा कंपनी चल रही है तो उसका फायदा जो टाटा के ओनर्स हैं उनको मिल रहा है, मुझको थोड़े देगा पैसा। फायदा कमाएगा तो मुझको क्यों देगा? वो कहेगा, वो अपना जो फायदा कमा रहा है वो तो पर्सनल प्रॉफिट के लिए, प्राइवेट गेन्स के लिए, अपने फायदे के लिए किया जाता है। कोई होटल चला रहा है तो थोड़े महीने का पैसा ला के हमको देगा कि लीजिए सर, वो उसका अपना फायदा है। तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं प्राइवेट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो प्राइवेट बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, इसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितनी भी संपत्ति होती है, जितने भी जो मतलब कि चाहे वो खेत बाड़ जमीन हो या फैक्ट्रियां हो, उनका मालिक कौन होता है? सरकार होती है, जो देश की सरकार होती है, और वही उनको ऑपरेट भी करती है। किस लिए? उनका लक्ष्य क्या होता है? फॉर सोशल वेलफेयर, समाज या देश के फायदे के लिए, देश के कल्याण के लिए। यानी वहां जो फायदा होगा वो पूरे देश को उसको दिया जाएगा, बांटा जाएगा। यानी गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट उसको पूरे देश के फायदे के लिए उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करेगी। ऐसा नहीं कि उसका पैसा किसी एक के अकाउंट में जाएगा, नहीं, वो गवर्नमेंट सबके पास रहेगा और वो सबके फायदे के लिए जो भी काम करेगी उन पैसों से वो करेगी। यानी इट इज यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। तो समझ गए सोशलिस्ट इकोनॉमी कि देखिए ये दोनों उल्टे हैं, एक तरफ है कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जहां पूरा जो संपत्ति है, जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो सारा किसका है? लोगों का है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सब लोगों के ही मालिकाना हक में है। देयर ओनरशिप इज इन द पीपल। उसका दूसरा छोर है बिल्कुल सोशलिस्ट, जहां लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो सब सरकार का है। खेत जो है वो सब सरकार के हैं, फैक्ट्रियां जो है वो सब सरकार के हैं, जो भी हैं, जो भी चीज है जहां किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जो भी एसेट्स हैं वो सब सरकार के होते हैं, और वो उसका इस्तेमाल पूरे देश के फायदे के लिए करते हैं। जबकि कैपिटलिस्ट में अपने अपने फायदे के लिए होता है। ये दोनों अलग अलग छोर पर है। एग्जाम्पल है इसका चाइना, क्यूबा, बहुत से देश हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है चाइना और क्यूबा। बहुत से देश हैं जो सोशलिस्ट है, तो लेकिन इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है चाइना और क्यूबा, जहां हर चीज वो सरकार की, ठीक है। ओवर द ईयर्स, अब देखिए यहां पर क्या है एक बात, ओवर द ईयर्स द फॉर्मेट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी began to change due to globalization and liberalization। कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूप होता है, वो धीरे धीरे बदलता गया, क्योंकि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन होता गया और लिबरलाइजेशन होता गया, उदारवाद होता गया। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट हर चीज़ को नहीं रखा गया, ढीला छोड़ा जाने लगा। पहले जो हर चीज़ को टाइट बिल्कुल पकड़ा जाता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में या प्राइवेट के कंट्रोल में सब चीज़ टाइटली, वहाँ जल्दी कोई ढिलाई नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आया पूरे दुनिया में और लिबरलाइजेशन आया, कि लोग थोड़ा रिलैक्स होते गए कि मतलब हाँ ठीक है, उसका मालिक सरकार भी हो सकता है, कुछ लोगों को भी दे दिया जाना चाहिए। तो समय के साथ साथ जो है सोशलिस्ट के फॉर्म में, उसके रूप में बदलाव आया।
और जो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे देश हैं इसके एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल आपको बुक में 2 ही दिया गया, चाइना और क्यूबा। ये बिल्कुल टाइट एग्जाम्पल्स हैं प्योरली सोशलिस्ट के, लेकिन इनमें बदलाव आता गया, जैसे रसिया है और बहुत सारे देश हैं। तो वो वहाँ क्या है कि सोशलिस्ट है, लेकिन कुछ कैपिटलिस्ट का भी रूप देखने को मिलता है। यानी जहाँ पहले सोशलिस्ट में पूरी तरह सरकार का सब चीज़ था, वहाँ अलाउ किया गया कुछ कुछ चीज़ों को कि ठीक है, इसके मालिक लोगों को इसका मालिक बना दिया जाए, लोगों को ही दे दिया जाए, सरकार को अपने पास सब चीज़ रखने से फ़ायदा नहीं। तो वहाँ धीरे धीरे प्राइवेट भी चीज़ें होने लग गई गवर्नमेंट की जगह। जहाँ पहले सब चीज़ गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट फैक्ट्री, गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट स्कूल, सब चीज़ गवर्नमेंट, रेलवे गवर्नमेंट का, ट्रांसपोर्ट बस गवर्नमेंट का, एयरपोर्ट गवर्नमेंट का, सब चीज़ गवर्नमेंट का, वहाँ अलाउ किया गया कि चलिए थोड़ा बहुत लोगों को भी फ्रीली दे दिया जाना चाहिए। तो लोगों ने छोटे छोटे फैक्ट्री कुछ कुछ लगाने सब अपने शुरू कर दिए, लोगों को दिया गया कि लीजिए भाई ये ज़मीन आपको दी जाती है, आप इसको यूज़ करिए जैसे करना है। तो वहाँ धीरे धीरे कैपिटलिस्ट का फीचर्स भी आने लगा। तो मिक्स थोड़ा सा, मतलब जैसे सोशलिस्ट प्योर सोशलिस्ट नहीं रहा। तो आज बहुत सारे देश इस तरह के एग्जाम्पल है, रसिया भी है। हालांकि रसिया एक समय पूरी तरह सोशलिस्ट था, लेकिन इसमें बीच में मैंने बताया था आपको कि 91 में यूएसए ने रसिया को, यूएसएसआर जो था पहले तोड़वा दिया था, और टूटने के साथ उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, जहां की प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ किया गया था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव थे उस समय प्रेसिडेंट। तो इसीलिए आज रसिया में बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह भी रशियन हैं, और जिनको कि पुतिन का आज फिर से वो है कि जैसे पहले यूएसएसआर था वैसे ही हम कर दें, इसीलिए वहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। पुतिन का एक्टर है, था ना पहले? एक्टर नहीं था, एजेंट थे, ये केजीबी के एजेंट थे, सीक्रेट एजेंट। हाँ, जैसे हमारे यहाँ रॉ होता है, तो दुनिया की 2 ही सबसे लीडिंग ये थी केजीबी। केजीबी नाम है रशिया की सीक्रेट एजेंट सर्विस का। तो उसी के ये लोग सब हैं, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब उसी से रहते हैं। तो पुतिन था, मेडवेडेव था, ये सब जितने लोग प्राइम मिनिस्टर थे चाहे प्रेसिडेंट थे, उसी से बनते हैं। तो वहाँ जो है आपके, जैसे पुतिन है कि जो पुराने मॉडल पर वो चाहता है कि पुराना जैसा रसिया था वैसा ही हम कर दें, इसीलिए अगल बगल कैप्चर करना चाह रहा है, देशों को मिलाना चाह रहा है, और बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी दबाया जा रहा है कि वो अपना प्रॉपर्टी छोड़ दे तो सरकार उनको ले ले, और पहले की तरह सब चीज़ सरकार के कंट्रोल में चली है। ठीक है, तो बहुत से लोग विरोध करते रहते हैं पुतिन का, इसीलिए कुछ लोग विरोध भी करते हैं। तो रसिया या इस तरह के कई सारे देश हैं जो कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट नहीं है बल्कि कम्युनिस्ट हैं। वो मैंने बताया कि उसका फॉर्मेट, और धीरे धीरे जैसे चाइना भी आज देखिए, आज चाइना भी पूरी तरह सोशलिस्ट नहीं है। चाइना ने भी पिछले 30-40 सालों में अपने अंदर काफ़ी बदलाव किया है। पहले था चाइना पूरी तरह से सोशलिस्ट, आज वो भी पूरी तरह सोशलिस्ट नहीं है। उसने भी अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा प्राइवेट अलाउ किया है, वहाँ प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी काम कर रही हैं। पहले चाइना में बाहर से कोई जाके नहीं कर सकता था। देखिए, एक तरफ पहले चाइना और रसिया में बाहर से कोई भी जाके काम नहीं कर सकता था, बाहर की कंपनी वहाँ नहीं जा सकती। उसको चाइना का आयरन कर्टेन पहले कहा जाता था, लोहे का पर्दा आयरन कर्टेन है जिसके कोई पार नहीं कर सकता है। इनकी क्लोज्ड इकोनॉमी कही जाती थी, बंद इकोनॉमी, जिसमें कोई बाहर से न घुस सकता है न वहां से बाहर निकल सकता है। आज चाइना ने भी अपने आप को काफी हद तक ओपन किया है इकोनॉमी को, यानी वहां की चीजें बहुत ज्यादा आप देख ही रहे हैं, बाहर तो बिक ही रही हैं, और वहां बाहर की चीजें बन, आज देखिए
जितनी वर्ल्ड की बढ़िया कंपनी है सब का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? चाइना से हो रहा है या चाइना के आसपास के देशों से हो रहा है? आज सारी चीज़ें आपको चाइनीज़ मिल रही हैं, तो चाइना में बन रहा होगा तब ना। तो चाइना के भी जो भी लोग थे, मतलब प्रेसिडेंट और सब लोग जो वहाँ के पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने एक सोच बदली कि हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमें भी कम्पीट करना है सभी देशों के साथ, तो हमें प्राइवेट को भी अलाउ करना चाहिए और सभी देशों से मेल जोल करना चाहिए। और उन्होंने उसको टारगेट करते हुए अपना डेवलपमेंट किया। आज देखिए चाइना में सारी कंपनीज दुनिया भर में चाइना के प्रोडक्ट्स जो है कैप्चर किए हुए मार्केट, क्योंकि इतना सस्ता होता है और अच्छा क्वालिटी होता है। तो सबका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया। चाइना ने ऐसे हवा चलाई पूरी दुनिया में कि क्योंकि लोग जो है दे वांट चीप प्रोडक्ट्स, दे वांट प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। कई बार क्वालिटी में भी लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं प्राइस को लेके, और चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेरी चीप। और वहां चीप क्यों होते हैं? वहां चीप क्यों होते हैं? क्योंकि वहां यहाँ की तरह मजदूरी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वहां सब सरकार के लिए काम करते हैं या प्राइवेट कंपनीज में भी काम करते हैं, तो वहां बड़े स्केल में सब काम करते हैं, काफी ज्यादा, मतलब हजारों मजदूर एक साथ काम करेंगे। तो और सबका ओनरशिप सरकार या प्राइवेट कंपनीज अब अलाउ किया है। तो वहाँ की सरकारी कंपनियां हैं बहुत सारी, जो वहाँ के चीज़ें बनती हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा बनती है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट उनको अपने हिसाब से देती है, जो कि बहुत कम होता है। तो कमीशन वगैरह वहाँ नहीं होता है और सीधे बनता है और बिकता है बाजार में। तो इसकी वजह से वहाँ के प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप होते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है और वहाँ बहुत बड़े स्केल पर वर्क किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, विशाल। तो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा स्केल में प्रोडक्शन होगा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उतना कम होते जाता है। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल बनाने का आपका फैक्ट्री है, आप साल में अगर 1000 मोटरसाइकिल बनाते हैं तो एक मोटरसाइकिल बनाने का खर्च आपको ज़्यादा आएगा। अगर आप उसको बढ़ा के 10,000 मोटरसाइकिल कर दिए साल में, तो आपका मोटरसाइकिल बनाने का खर्च उसका 1/4 या 20% हो जाएगा, हो सकता है। आप 10,000 को 1,00,000 मोटरसाइकिल अगर साल में कर दिए तो उसका कॉस्ट 1/10 हो सकता है आपको हो जाए बनाने का। तो जितना आप साइज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना ही कम होता जाता है। तो इसीलिए चाइना के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते होते हैं कि वहाँ पूरे देश गवर्नमेंट ही का सब कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ गवर्नमेंट का है। वो एक साथ अपने पूरे देश में लगा देता है लोगों को काम करने के लिए कि इस पर काम करो। तो इतने ज़्यादा लोग जब काम करेंगे तो नेचुरल है कि बहुत तेज़ी से बनेगा और कम दाम पे बनेगा। और कंडीशन वहाँ बहुत टाइट है, बहुत टाइट डिसिप्लिन है। एक एक वर्कर को बहुत अच्छे से काम कर, यहाँ की तरह नहीं है जैसे मन है बना रहा है। वहाँ बहुत टाइट नियम कानून है। आप ठीक से नहीं बनाइएगा तो आपको बहुत हार्श पनिशमेंट मिल जाएगा, गोली मार दिया जा सकता है। तो लोग बहुत ही टाइट डिसिप्लिन में काम करते हैं, इसकी वजह से वहाँ के प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा होता है। वहाँ के लोगों को आदत है उस तरह से काम करने का। और यहाँ का लोग देखिए, बनाना होगा कुछ बना देगा कुछ। आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाइएगा, वो बनाने की जगह और आपका शॉर्ट कर देगा सब। आप सर्विस सेंटर में देते हैं बनाने के लिए, वो आपका सामान और चौपट कर देता है। तो इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा टाइट क्वालिटी कंट्रोल था कि पूरी दुनिया में छा गया। एक तो क्वालिटी और सस्ता, मतलब इतना था कि जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसका कम से कम उसका 1/3, 1/4 प्राइस, 1/5 प्राइस पर बेच रहा है।
जो 1 लाख में कोई दूसरा कंपनी बेच रहा है वो इसको 20,000 में बेच रहा है चाइना का कंपनी। भाई लोग खरीदेगा, डेफिनेटली खरीदेगा। तो पूरे दुनिया की कंपनियों को बीपी टेंशन दे दिया सब तरह का चाइना की कंपनी, और पूरी दुनिया की कंपनियां डर गई। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका पूरा पकड़ था अपने प्रोडक्ट पर, वो मजबूर हो गई। जापान की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, सब चाइना में बन। सोनी कहां से बन, आज चाइना से बन के आ रहा है। फिलिप्स अमेरिका या उधर नीदरलैंड फिनलैंड की जो भी मतलब कंपनी जो अपना उनका पकड़ था टॉप क्वालिटी, एचपी, जितने भी कंपनीज आप देख लीजिए। एचपी कहाँ का है? अमेरिका का है। और डेल भी अमेरिका का है। तो जो अपने प्रोडक्ट पर जिनका सॉलिड पकड़ था, लेकिन इतना कम दाम में दे रहा था चाइना की कंपनी कि लोगों ने उसको हाथों हाथ खरीद, अब इनका सामान ही नहीं बिकता। तो मजबूरी हो गई पूरी दुनिया के कंपनियों का। नोकिया जो फिनलैंड की कंपनी, नोकिया फिनलैंड, हाँ फिनलैंड का कंपनी, और वो जो है आपका वो चाइना का बना के वो भी मजबूर हो गया। क्या करे, चाइना से बना के भेज रहा है, क्योंकि उतना कम कॉस्ट पर उसका अपना जगह बनेगा नहीं, और जब कम कॉस्ट पर नहीं बनाएगा तो बिकेगा नहीं। तो ये जो रेडमी या शाओमी कंपनी है, देखिए इसने आके पूरा सैमसंग सबका मार्केट खराब कर दिया। आज सबसे ज्यादा बिकने वाला ये सब हो गया है। तो सैमसंग जो कि कोरियन कंपनी है, इतना सैमसंग की क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन लगभग वही परफॉर्मेंस, लगभग उससे बहुत कम दाम पर दे देता है चाइना का रेडमी, शाओमी जो भी कंपनी या और बहुत सारी कंपनीज है चाइना की। तो लोग उसको हाथों हाथ खरीद रहा है। आज देखिए मार्केट मोबाइल का पकड़ लिया रेडमी, शाओमी जो है। तो हाँ, जिसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है वो आज भी सैमसंग खरीद रहा है, लेकिन जिसको भी बढ़िया परफॉर्मेंस विथ चीप चाहिए, जैसे देखिए सैमसंग और शाओमी या रेडमी में मैंने बताया, सैमसंग का क्वालिटी कुछ मामलों में बहुत बेहतर होता है, चाहे वो उसका स्क्रीन हो, चाहे उसका परफॉर्मेंस हो, उसका रेडिएशन पर कोई ध्यान नहीं देता है। सैमसंग का रेडिएशन बहुत कम होता है, लेकिन चाइनीज रेडमी और इन सब का रेडिएशन ज़्यादा होता है। लेकिन आम जनता को तो मतलब है नहीं रेडिएशन से, उसको पता ही नहीं है। उसको तो चाहिए कि भाई हमें अट्रैक्टिव फ़ोन मिले और कम दाम पे मिले और फीचर्स उसमें बढ़िया हो, काम करे बढ़िया से। तो रेडमी बिक रहा है देखिए। लेकिन जो अवेयर है, जिसको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छे क्वालिटी का चाहिए, तो वो सैमसंग यूज़ कर रहा है, या उससे भी ज़्यादा टॉप क्लास चाहिए तो एप्पल का यूज़ कर रहा है। तो आज सैमसंग भी मजबूर हो गया है कि मतलब उसका प्रोडक्ट्स भी बहुत सारा चाइना से उसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो है उसको दाम कम करना है, रखना है। देख रहा है कि हमारा नहीं दाम कम करेंगे तो सारा कस्टमर चला जाएगा रेडमी के पास। मजबूरी है, सोनी कंपनी की मजबूरी है। तो चाइना ने भी अपने यहाँ बदलाव किया। आज वो पहले 40 साल पहले वाले चाइना का इकोनॉमी नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये तेजी से बदलाव बहुत सारे देशों में आया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड देखिए लिबरलाइजेशन जो कहा जा रहा है, तो चाइना में ये सबसे ज़्यादा हुआ, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। मैंने बताया कि जो पहले चाइना की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी कही जाती थी, न वहाँ से कुछ बाहर आता था, न बाहर से वहाँ कुछ अंदर जाता था। जो वहाँ बनता था वहीं के लोगों के लिए बनता था। लेकिन फिर जो वहाँ की सोच बदली लोगों की, उनको लगा कि नहीं, हमें वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, वर्ल्ड के उसमें शामिल होना चाहिए, और हमें भी दूसरे देशों की तरह अपने हर इकोनॉमी को करना है। आज देखिए सबसे सबसे बढ़िया इकोनॉमी दुनिया की चाइना की हो गई। एक समय उसको दुनिया की इकोनॉमी में काफ़ी पीछे माना जाता था, क्योंकि बहुत अलग टाइप का था उसका, और आज देखिए वो सबको पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका वगैरह उसके आगे कहीं नहीं है।
अमेरिका, जापान, कोरिया सबको पीछे छोड़ रहा है चाइना। क्योंकि उसके पास स्केल ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। तो आप कहिए कि सर चाइना ही का प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों है? देखिए, क्वालिटी का बात करें तो क्वालिटी है देशों में, जैसे जापान के क्वालिटी का कोई मैच नहीं है, अमेरिका के क्वालिटी का कोई मैच नहीं है, जर्मनी के क्वालिटी का कोई मैच नहीं, लेकिन कीमत उनकी थोड़ी ज्यादा है। और चाइना क्या करता है कि उसका 70%, उसका 80% क्वालिटी बहुत कम, उसका 1/4 प्राइस पर दे रहा है। अब जो चीज 1 लाख का है वो किसी को 25,000 30,000 में मिल जाए और लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस दे, तो डेफिनेटली वो उसको खरीदेगा, जिसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट इतने ज्यादा बिक रहे हैं। तो चाइना ने भी अपने यहाँ बदलाव किया कि हम खाली अपने देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाएंगे सामान जो पूरे दुनिया में बेचेंगे। और देखिए आज उसने पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया। आज चाइना के बने हुए सामान पूरे दुनिया में, और सभी कंपनी, भले वो कहीं की कंपनी हो, पहले जैसे था कि उसके अपने ही कंपनीज थे चाइना के, अब वो सबको अलाउ कर दिया, आओ जिसको आना है बनाओ हमारे यहाँ। सारी कंपनी पहुंच गई मजबूरी में, चाइना क्या करे, और चाइना से बनवा के अब बेच रही है। लेकिन हाँ, जहां पार्ट्स की लाइफ का बात आता है, ड्यूरेशन का बात आता है, तो वहां चाइनीज पार्ट का लाइफ कम होता है। और पार्ट्स के लाइफ की अगर जो चीज, तो जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स लेना है, जिसको पता है कि हमें नहीं, हमें क्वालिटी ऐसा सामान लेना है जो लंबे समय तक चले, तो वो आज भी इन कंपनीज का जो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वहां बन रहा है, चाइना, अमेरिका, जापान में जो बन रहा है, उसको खरीद रहे हैं। वो महंगा पड़ता है लेकिन उसका लाइफ ज़्यादा होता है। मोबाइल्स की अगर बात कर लें तो जहां रेडमी के मोबाइल्स का लाइफ है 4 साल, मैक्सिमम 5 साल, 5 साल से ज़्यादा, उसके 4 साल भी चल गया उसका पार्ट तो काफ़ी है, 3 से 4 साल चल गया तो काफ़ी है। लेकिन सैमसंग 5 से 10 साल लाइफ देता है। तो जिसको लॉन्ग टर्म में सोच के लेना है, लेकिन मोबाइल क्या है, आज कोई ये सोच के नहीं लेता है कि हम इसको 5 साल चलाएंगे, सोचता है ठीक है मोबाइल है, 2-3 साल में नया मॉडल आ जाएगा, वो ऐसे भी बोर हो जाता है, तो चलो नया मोबाइल लेते हैं। तो उसको पार्ट के लाइफ से मतलब ही नहीं है। लेकिन जिसको ये लगता है कि भाई नहीं, मुझे मोबाइल में एक लूँ और उसको मैं लंबा समय तक रहे मेरे पास, तो वो फिर सैमसंग का लेगा, एप्पल का लेगा। तो इस तरह से जो है, खैर, तो मैं आपको अभी बता रहा था सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका एग्जाम्पल है चाइना, क्यूबा और बहुत सारे देश है, रशिया, जहाँ की धीरे धीरे वहाँ भी बदलाव आया है। और वहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अब पूरी तरह सरकार के पास नहीं है, बल्कि प्राइवेट लोगों के पास भी, उनके कंट्रोल में भी है। तो चाइना में भी अब बिजनेसमैन है और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पहले कोई प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं होता था चाइना, लेकिन अब चाइना में, रशिया में और भी बहुत सारे देश हैं। तो ये हो गए सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो है दो अलग अलग छोर पर हैं। एक सिरे पर है जहां कैपिटलिस्ट पूरी तरह सब कुछ लोगों का है, प्राइवेट लोगों का है। दूसरे एंड पर है सोशलिस्ट, जहां पूरी तरह सब कुछ सरकार का है, पूरी तरह सब कुछ सरकार का है। इनके बीच में एक आता है थर्ड टाइप, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये दोनों के बीच में है। अब बीच में है तो आप समझ सकते हैं कि एक सिरे पर है जहां सब कुछ गवर्नमेंट का है, एक सिरे पर है जहां सब कुछ प्राइवेट लोगों का है, बीच में है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहां क्या है, कुछ गवर्नमेंट का होता है, कुछ प्राइवेट का होता है, मिक्स्ड है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो है
बीचों बीच है कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के। हालांकि अब धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि सर लोग कह रहे हैं मोदी बेच देगा, प्राइवेट कर देगा, या जिस तरह का मोदी का नीति चल रहा है, तो हम लोग जो है पहले सोशलिज्म की तरफ थे, सोशलिस्ट की तरफ थे जब नेहरू का समय था। नेहरू का समय था जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट के तरफ थे। वहाँ से बढ़ते 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 जो है हम लोग जो है इधर कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ते गए। और जब मनमोहन सिंह 91 में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी से बढ़ रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। और जो मोदी की सोच है कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट की तरफ हम लोग बढ़ा दें, पूरी तरह से व्यापारियों के कंट्रोल में चला जाए सब कुछ, सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं रहे, उस तरह की पॉलिसी है मोदी जी की। और उसी तरह का काम लगभग चल रहा है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है देखिए। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये मिक्सचर होता है, यानी कहने का मतलब दोनों तरह के गुण इसमें होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी दोनों के पास होता है, कुछ गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ प्राइवेट के पास होता है। देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया। इंडिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। देखिए, कंपनी जो है कुछ गवर्नमेंट की भी होती है, कुछ प्राइवेट भी होती है। बहुत सारी चीज़ों में जो है वो कंपनियां जो बना रही हैं फैक्ट्रियां, सरकार की भी फैक्ट्रियां हैं, और बहुत सारी बाकी फैक्ट्रियां प्राइवेट लोगों की भी फैक्ट्रियां। जैसे यहाँ टाटा बिरला जैसे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पीएसयू भी है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, भेल, सेल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पीएसयू हम कहते हैं। वो क्या है, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारी जमीन जो है वो सरकार की भी है हमारे देश में, और बहुत सारी जमीन वो सब प्राइवेट लोगों की है। बिजली की कंपनियों की बात करें, बिजली कंपनियां सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। गैस बनाने की कंपनियां प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। पेट्रोलियम की कंपनी सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। देखिए, पेट्रोल पंप आज गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट के भी होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जहां जिस इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के पास होते हैं। अच्छी, जैसे आप कहिए कि सर तो चाइना में भी है थोड़ा प्राइवेट, लेकिन वहां ज्यादातर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लगभग समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पास कम है, ज़्यादा प्राइवेट ही के पास है। मतलब 20-80 कह सकते हैं, या 30-40 कह सकते, 30-70 कह सकते हैं कि 30 गवर्नमेंट के पास है, 70 प्राइवेट के पास है। तो इस तरह से अच्छा खासा अमाउंट में दोनों के पास है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसका कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो जैसे हम अमेरिका कहते हैं, अमेरिका में सरकार का कुछ नहीं है। सरकार भी, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत चीज़ें सरकार लोगों को देती है, जैसे बिजली दे रही है सरकार। तो सरकार जो बिजली दे रही है उस बिजली को कौन बना रहा है, सरकार ही बना रही है, सरकार की कंपनी बना रही है, एनटीपीसी हो चाहे जो भी हो, सरकार के द्वारा है, उसका सरकार के पास है कंट्रोल।
अमेरिका में क्या है, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ प्राइवेट कंपनी भी बिजली देती है बहुत जगह, बिहार में तो नहीं है लेकिन बहुत राज्यों में या बहुत जगह, दिल्ली प्राइवेट कंपनीज भी हैं, टाटा पावर, रिलायंस पावर, बहुत सारे हैं इस तरह के, इंद्रप्रस्थ पावर, जो या न्यू NDPL है, न्यू दिल्ली पावर लिमिटेड है। तो वो जो है प्राइवेट का भी बिजली सप्लाई है, उसका अलग, तो उसका कनेक्शन होता है, उसका मीटर होता है। हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का मीटर होता है, गवर्नमेंट का कनेक्शन होता है बिहार में। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट दे रही है उसको बना कौन रहा है, गवर्नमेंट ही बना रही है। जो प्राइवेट दे रहा है उसको प्राइवेट बना रहा है बिजली को। अमेरिका में क्या है कि गवर्नमेंट भी देगा तो वो प्राइवेट से ही लेके देगा। गवर्नमेंट हो सकता है दे, लेकिन वो खुद नहीं बना रहा होगा, वो प्राइवेट से खरीद के देगा, और चाहे तो आप प्राइवेट से ही ले लीजिए। तो वहां गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट भी जो भी चीज अगर देती है तो वो प्राइवेट से ही लेके देती है। या गवर्नमेंट बहुत सारा जो काम करती है, वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्योरली नहीं होते हैं। गवर्नमेंट अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी तो वो प्राइवेट को ही भेज देती है, लेकिन उसको भेजने वाली गवर्नमेंट होती है। तो वहां प्योरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत कम है, सब वहां प्राइवेट ही हैं, वो गवर्नमेंट के लिए भी वही काम करते हैं। हाफ शेयर एरिया में जो कंपनी सब है, हाफ शेयर गवर्नमेंट का होता है, हाफ शेयर प्राइवेट होता है। क्या कह रहे हैं? हाफ शेयर गवर्नमेंट का होता है, सरकार का, और हाफ प्राइवेट होता है। हाँ, मतलब वो जरूरी नहीं कि आधा आधा हो। जैसे अभी देखिए मैंने बोला ना कि वो 40-60 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, हाँ, 10-90 भी हो सकता है। ये सेक्टर वाले कंपनी से। हाँ, तो बहुत सारे में, लेकिन वो कहने का मतलब है कि दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही होते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल है इंडिया, जहाँ कैपिटलिस्ट का भी फीचर पाया जाता है, यानी प्राइवेट कंपनीज भी पाए जाते हैं, जहाँ सोशलिस्ट का भी फीचर है, यानी गवर्नमेंट कंपनीज भी पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप गवर्नमेंट की कंपनी का भी खरीद सकते हैं, प्राइवेट का भी खरीद सकते हैं। हॉस्पिटल गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। पेट्रोल है, गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी। आप जाइए रिलायंस में पेट्रोल भराइए, SR में पेट्रोल भरवाइए, या और भी कंपनीज है, चाहे आप इसमें BPCL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, कहीं भरवाइए। ठीक है। तो यहाँ दोनों तरह की कंपनीज पाई जाती हैं अच्छी खासी मात्रा में, कोई रोक नहीं है। तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, जस्ट 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ गए कि मोटे तौर पर किन तरह की इकोनॉमीज दुनिया में पाई जाती हैं, और इकोनॉमीज के स्ट्रक्चर क्या होता है इकोनॉमी का। नाउ वी विल बी स्टडिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है इकोनॉमी का, क्या होता है, कैसे होता है, किसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इनको अब समझेंगे। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री।
अर्थव्यवस्था के विकास का लंबा कहानी है। मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था कोई नई चीज नहीं है, ये तो जब से इंसान है तब से अर्थव्यवस्था चल रहा है। पहले क्या करता था आदमी, शिकार करता था, जब जंगलों में रहता था उस समय भी था, शिकार करता था तो खा रहा है, उसके पास ज़्यादा है तो जिसको शिकार नहीं मिला उसको दे देता था कि लो खाओ, उसके बदले उसका एक काम करता था, वो मेहनत करता था या उसकी मदद करता था। वो भी एक तरह की अर्थव्यवस्था थी, फूड फॉर वर्क समझ लीजिए, फूड फॉर वर्क। कोई शिकार करके लाया तो बहुत से लोगों को वो बांट के खाता था। अब अकेले तो खाता नहीं पूरा हिरन जो है, तो उसका मांस वो सब में बांटा, अपने आसपास के लोगों में भी बांट देता था, उसके बदले वो उसके लिए काम कर देते थे, उसका मदद करते थे, तब भी था इकोनॉमी। और एक समय था जब खेती बाड़ी किया, गांव बसे, तो वो तब भी था इकोनॉमी कि हाँ चलो अनाज हुआ, अनाज बट गया सबको, उसके बदले वो काम किए, और तरह का काम किए, या कुछ और लकड़ी काट के लाए, अनाज के बदले लकड़ी दे दिए, ठीक है। अनाज के बदले कोई जानवर पाल रहा है तो जानवर दे दिया कि लो भाई आज मीट खाओ, हमें अनाज दे दो। तो तब भी था, वहां से लेके आज तक का इकोनॉमी, ये इसकी लंबी कहानी है। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इज लाइक ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जैसे एक पेड़ ग्रो करता है, डेवलप करता है, एक बीज से लेके एक बड़े पेड़ तक तैयार होता है, वैसे ही एक इकोनॉमी भी है। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि बीज जब बहुत ही कुछ नहीं था, बस आदमी मारता था, खाता था, ही शिकार करता था, खाता था, इतना ही जानता था, शिकार करना और अपना भूख पेट भरना। तो वो भी वहां से शुरुआत होके और आज के डेट में जब इतना कुछ हो रहा है, एक डेवलप इकोनॉमी बन चुका है दुनिया में। The plant evolution and maturation occurs gradually, and in that situation its fruit and branches are used for human welfare। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, एक बीज से तैयार होकर पौधा और पौधे से पेड़ बनता है, तो जब पेड़ बनता है तो क्या होता है, उसका फल हम लोग तोड़ के खाते हैं, उसकी टहनियाँ सूख जाने पर उनको काट के जलाने के या कुछ और काम में इस्तेमाल लेते हैं, कुछ बनाने के, उसकी छाह का इस्तेमाल करते हैं, उसका हवा सफाई वो करता है, हवा साफ रखता है, ठंडक देता है और देखने में भी अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल। तो यानी कि जो पौधा एक बड़ा होकर पेड़ बना और वो लोगों को तरह तरह का फायदा पहुंचाता है, उसी तरह कहा जा रहा है द सेम वे द इकोनॉमी हैज ग्रोन सिंस प्रिमिटिव टाइम्स। उसी तरह हमारा इकोनॉमी भी प्रिमिटिव टाइम से, जब हम एक जंगलों में रहते थे, वहां से आज डेवलप हुआ, एक विशाल इकोनॉमी बन चुका है और उससे तरह तरह का फायदा लोगों को मिल रहा है। जो मैंने बताया कि आज हर जगह तरह तरह के काम हो रहे हैं, हर जगह सैलून वाले हैं अपना बाल काट रहे हैं, तो बाल काट रहे हैं क्या, उससे हमें फायदा मिल रहा है, हमारे बाल कट जा रहे हैं, हम सुंदर दिखते हैं, शेविंग कर दे रहा है, तरह तरह का सब जगह काम हो रहा है, कपड़े बिक रहे हैं, हम मनपसंद कपड़े पहनते हैं खरीद के, जगह जगह तरह तरह का खाने पीने का सामान बिक रहा है, हमको जो मन होता है पसंद का खाते पीते हैं, सामान बिक रहा है तरह तरह का, हमें जिसको जो इच्छा होती है उस तरह का अपने पसंद का सामान खरीदता है। तो यानी इकोनॉमी इतना डेवलप हुआ, तो डेवलप होने से क्या हो रहा है, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है, जिसको जैसा मन है उस तरह का चीज अपना यूज कर रहा है, खरीद रहा है, पहन रहा है, चला रहा है ना, तो उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। We can bring changes in the economy and this is the story of development of economy। हम लोग जो है सोच समझ के किसी भी इकोनॉमी में बदलाव ला सकते हैं, और ये जो है इसी का हम लोग इस टॉपिक में कहानी पढ़ेंगे कि कैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, या हो सकता है, या हो रहा है।
इसी बात को हम समझेंगे डिटेल में। इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे हो रहा है और कैसे हो सकता है आगे। We will have to look at India's economic growth situation to see development of the economy। और हम लोग यहाँ इंडिया के हम लोग इस डेवलपमेंट को समझने के लिए खास करके इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिचुएशन हुआ उसको हम लोग समझेंगे। यानी इंडिया में इकोनॉमी किस तरह से ग्रो किया, डेवलप किया। द पोजीशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ए मिरेकल ऑफ ओनली अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया का कहा जा रहा है कि जो आज का पोजीशन है, आज जिस तरह की हालत है और जिस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है भारत का, वो केवल एक समय का करिश्मा नहीं है कि हाँ भाई आज का समय हो गया तो बदलाव हो गया, या जिस समय हुआ वो समय का देन नहीं है खाली, बल्कि उसका किया गया, वो लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा किया गया। जैसे मैंने अभी टाटा का नाम लिया था कि टाटा ने उसमें बहुत योगदान किया है। तो टाटा, जमशेद जी टाटा थे उस समय, बिरला, या ऐसे बहुत सारे लोग और साथ में सरकार, इन सब का मिला जुला इसमें प्रयास था कि आज हम इकोनॉमी को डेवलप कर सके हैं। और आज भी लोग कर रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड में इकोनॉमी में कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को और कैसे डेवलप किया जाए। इट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, इसकी अपनी एक इतिहास है, कहानी है डेवलपमेंट। अभी मुर्गा बोल रहा है जी। हाँ चलिए। फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वी शैल इंटरप्रेट द फॉलोइंग टू कंडीशंस विच आर बोथ म्यूचुअली कोऑपरेटिव एक्शंस। तो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए हम लोग दो टर्म्स को समझेंगे जो कि दोनों विच आर बोथ म्यूचुअली कोऑपरेटिव, जो एक दूसरे की मदद करने वाला है। दो जो हालात हैं, दो जो बातें हैं, जो दोनों एक दूसरे के लिए काम करने वाला है, एक दूसरे की मदद करने वाला है, उनको हम समझेंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेकंड है मॉनेटरी डेवलपमेंट। एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेकंड है मॉनेटरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक। चलिए थोड़ा सा इसका आइडिया दे देते हैं आज खाली, इसका बड़ा टॉपिक है, कर लेंगे इसको परसों नेक्स्ट क्लास में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कहते हैं जब मोटे तौर पर हम किसी इकोनॉमी को कहते हैं कि ये डेवलप हो गया। ठीक है, यानी हम एक उसका क्वालिटी वाइज हम जब कहते हैं, जब हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है मॉनेटरी डेवलपमेंट। मॉनेटरी डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि
जब मनी का रोल बढ़ जाता है, ठीक है, जब मनी का रोल बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट। इसको समझना पड़ेगा, काफ़ी ये थ्योरी वाली चीज़ है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे, आज नहीं लेते, क्योंकि इसको स्टार्ट करने का मतलब हो जाएगा फिर पूरा जब तक नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको समझाना भी समझना मुश्किल होता है, बड़ा टॉपिक है। तो खैर चलिए, दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट। एक जब हम इकोनॉमी पर फोकस करते हैं कि हाँ उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि हमारा किसानों का जो अनाज का पैदावार हो रहा है वो अगर बढ़ता जा रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है। अनाजों की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इंडस्ट्रीज़ का भी आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है, फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन जो है बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल देश में अगर 10,000 कारें बन रही थी तो इस साल 20,000 कारें बन रही। पिछले साल 200 मिलियन टन अनाज उत्पन्न हो रहा था तो इस साल जो है 210 मिलियन टन। यानी जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी तरफ अगर इनकम बढ़ता है, पैसा, इनकम या वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट। मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, प्रोडक्शन डेवलप। व्हेन द प्रोडक्शन अभी आएगा आगे, हम ऐसे ही आपको एक समझने के लिए भी बता रहे हैं। केवल प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो गया इकोनॉमिक में। हाँ, इकोनॉमिक में प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉनिटरी में, और मॉनिटरी में होता है कि इनकम, इनकम, इंक्रीज इन इनकम, increase in income and role of money, and role 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 of money। यस सर। तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट। यस सर। तो ये है दो मोटे तौर पर समझने के लिए कि जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मॉनेटरी डेवलपमेंट। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जब जो है इनकम बढ़ता है या रोल ऑफ मनी बढ़ जाता है, यानी हर चीज़ पैसे से होने लगती है, जितना ज़्यादा पैसों का यूज़ होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट। ये उसको देखने का दो अलग अलग तरीका है, समझने का या पढ़ने का दो अलग अलग तरीका है। कुछ लोग जो है वो प्रोडक्शन की तरफ से समझना चाहते हैं चीज़ों को कि हाँ भाई कितना प्रोडक्शन बढ़ा। कुछ लोग समझना चाहते हैं कि भाई लोगों का इनकम या मेरा इनकम कितना बढ़ा। ठीक है, ये बताओ कि इनकम कितना बढ़ा, तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको लेंगे, दोनों टॉपिक को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बड़ा टॉपिक है और मॉनेटरी डेवलपमेंट, और बड़ा ही नहीं है, मतलब इसका थ्योरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा ये, क्योंकि इन डेप्थ का थ्योरी सब शुरू हो रहा है, तो इसको अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं जल्दी। इसके लिए पहले जो बेसिक चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं उसका बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि हाँ, वहाँ वर्ड्स आपको एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, उसमें क्या फीचर्स होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या फीचर्स होता है, या मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या फीचर्स होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है, मतलब ये सब क्लियर होगा। और तब धीरे इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा सा समझने में देखिए जितना कुछ हो सकेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग। इसका आंसर भेज देंगे सर। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। लिख लिए होगा। हाँ, लिख लिया तो भेज